स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और फाइनली आज हम मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 4 के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भाई साहब देखो, मैं पहले बता दूं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर भी चुका हूं। अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। एक्सपेक्ट मत करना कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये अगर आपके स्कूल शुरू हो गए हैं, आप कहीं पे ट्यूशन पढ़ते हैं, किसी और जगह पे पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको शायद अंदाजा हो ये चैप्टर हमारी पूरी 11th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर, मतलब ये और इक्विलिब्रियम, ये दोनों टक्कर के रहते हैं। ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं बच्चों, ये ऐसे आसानी से खत्म नहीं होने वाले हैं। अभी तो लेक्चर नंबर 4 है। मैंने आपको बताया था हमारे ऑफलाइन बैचेस में ये 15 लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये 15 लेक्चर का आपको अंदाजा भी नहीं है मतलब क्या होता है। 15 लेक्चर का मतलब 1.5 महीना होता है। ये राक्षस है, ये विशाल है। ये शुरू तो हो जाता है बच्चों, लेकिन कभी खत्म नहीं होता है। ये वही सोन पापड़ी का डब्बा है बच्चों, दिवाली पे आता है। ये कभी हमारे घर में खोल भी दिया जाए तो कभी खत्म नहीं होता है बच्चों। तो ये बात ध्यान, क्या घटिया एग्जाम्पल दिया मैंने। ये बात ध्यान रखना कि ये चैप्टर इतनी आसानी से खत्म होता है। प्लस इस चैप्टर में ऐसा है ना, देखो यार, कंसेप्ट बहुत न्यू है, और नए कंसेप्ट होने की वजह से हर एक कंसेप्ट को थोड़ा समय देना बहुत जरूरी है। तो आपको भी सब्र रखना है, और मुझे तो रखना, मैं तो हूँ सब्र वाला। आपको भी सब्र रखना है कि ये चैप्टर ऐसे जल्दी से खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में खासकर हमने ऑर्बिटल डायग्राम्स के ऊपर बात की थी, अफबाउ प्रिंसिपल, हुंस रूल के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है और फुली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है। आज हम लोग ऑर्बिटल के डायग्राम्स के ऊपर बात करेंगे कि ऑर्बिटल के डायग्राम्स कैसे होते हैं, ऑर्बिटल दिखते कैसे हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे आज वेव के कैरेक्टर्स के बारे में, और समय बचा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो आज का हम अगर बात करें तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है बच्चों, ऑर्बिटल डायग्राम्स। अब ऑर्बिटल या ऑर्बिटल शेप्स की अगर हम इसको ऐसे नाम दें, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एस पी एंड डी सबशेल। एस पी एंड डी सबशेल जो है, इनकी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में हम लोग बच्चों बात करेंगे आज। तो सबसे पहला आ रहा है हमारे पास एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल जो होता है, आपको याद होगा, इसमें और कोई, मतलब एस ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिटल है, और इसकी जो शेप होती है बच्चों वो होती है स्फेरिकल। बच्चों के मन में एक सवाल हमेशा रहता है, मेरे तो रहता था जब मैं था, कि भाई ऑर्बिटल्स की शेप हमें पता क्या चली, हम तो आज तक ना तो एटम ढंग से देख पाए, एटम के अंदर तो भूल ही जाओ, उसके शेल के अंदर कैसे देख लिया, उसकी शेप कैसे पता कर ले। तो इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे, ये बहुत लफड़े होते हैं यार जीवन में, आगे जाके आप जानोगे। लेकिन अभी आप समझो कि इसकी शेप कैसी है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये अगर जेड एक्सिस है, तो शेप होती है बच्चों इसकी स्फेरिकल। और स्फेरिकल शेप होने की वजह से ये कैसा दिखता है, जैसा स्फेयर दिखता है, क्या बातें कर रहा हूं मैं, ये स्फेरिकल शेप होती है इसकी, है ना, ये स्फेयर है। तो एस ऑर्बिटल्स की शेप स्फेरिकल है। एस एक ही ऑर्बिटल है, तो इसलिए इसकी शेप स्फेरिकल है, और कुछ सच नाम नहीं। लेकिन आप ज्यादा बेहतर समझोगे मेरी भावनाएं अगर मैं बताऊं आपको, कि अगर मैं बात करूं पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल में हमारे पास आते हैं, आपको याद हो, 3 ऑर्बिटल, और इनकी शेप होती है डम्बेल। इनकी शेप होती है डम्बेल। अब पी में आपको शायद याद हो 3 ऑर्बिटल्स होते थे, तो तीनों के ना नाम होते हैं, और वो होते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इन पी में पहली बात तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये तो आप जान रहे हो, पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो है, इनके नाम है। अब अगर मैं पी एक्स की शेप के बारे में बात करूं, पी एक्स की शेप के बारे में बात करूं, तो ये हमारे पास हो गया x, और ये अगर हमारे पास हो गया y, तो पी एक्स की जो शेप होती है वो डम्बेल होती है ऐसे। अगेन बच्चों, मैं यहां बने बनाए शेप ला सकता हूं, पर मजा नहीं है। फिर आता है पी वाई। पी एक्स की शेप क्या है, डम्बेल। जैसे डम्बेल, डम्बेल मतलब 2 मासेस कोनों में बैठे, उसको डम्बल शेप बोलते हैं। तो पी एक्स की शेप डम्बेल है, और जो डम्बेल है वो एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है। और ऐसे ही ये अगर x मान लो, ये अगर y,
तो पी वाई ऐसा हो जाएगा। तो 3 ऑर्बिटल होते हैं पी में, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो पी एक्स ऐसा होता है और पी वाई ऐसा होता है। शेप सेम ही है, बस ओरिएंटेशन का फर्क है। और बिल्कुल इसी में अगर हम लोग बात करें तो पी जेड आ जाता है। अब पी जेड में ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई है, और आपको शायद पता ही हो ये हमारे पास जेड एक्सिस होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा पी जेड। अब अगर मैं पी ऑर्बिटल को बोलूं तो वो 3 प्रकार का है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। लेकिन अगर आप सोचो तो वो एक ही है, बस ओरिएंटेशंस अलग अलग हो रही हैं, शेप एक ही है, और एक्स वाई जेड तो हमारे ऊपर है। अब अगर मैं इस एक्सिस को एक्स मान रहा हूं, इसको वाई मान रहा हूं, इसको जेड मान रहा हूं, तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि ये क्या है एक्स, ये क्या है जेड, ये क्या है वाई। मैं इसको एक्स बोल दूं, इसको वाई बोल दूं, इसको जेड बोल दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड जो होती हैं, दे आर नथिंग बट ओरिएंटेशंस। लेकिन ज्यादा मजा आता है जब हम पहुंचते हैं डी ऑर्बिटल पे। अब डी ऑर्बिटल में पहली बात तो शेप हो जाती है डबल डंबल। डी ऑर्बिटल में बच्चों शेप हो जाती है डबल डंबल, यानी कि 2 डंबल हो जाते हैं। अब डी में 5 ऑर्बिटल्स अगर आपको याद होते हैं तो इनके भी नाम होते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, और एक होता है डी एक्स जेड। दोबारा बोलो, 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, फिर आता है डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और लास्ट में आता है डी जेड स्क्वायर। पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल थे, 3 का नाम था पी एक्स, पी वाई, पी जेड, शेप थी डंबल, और वो ओरिएंटेशन पे पी एक्स, पी वाई, पी जेड उनका नाम था। वहीं पे अगर बात करें डी ऑर्बिटल की तो शेप है डबल डंबल, और डबल डंबल शेप होने की वजह से नॉट डबल डंबल शेप होने की वजह से, बट वैसे इनके पास 5 ऑर्बिटल है। नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। ये इनके शेप्स हैं। अब कैसे बनते हैं, आओ इनको बनाए बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं। पहली बात तो अगर मुझे आपको एक्स वाई बनाना है तो ये एक्स है और ये वाई है, और डबल डंबल का मतलब है यहां पे 2 डंबल होंगे, एक यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा, तो ये डबल डंबल हो गया। लेकिन ये एक्स वाई में होगा। अब अगर यही मैं बात करूं वाई जेड में, तो ये हो जाएगा मेरे पास वाई और ये हो जाएगा मेरे पास जेड। तो शेप तो सेम ही रहेगी ना यार, बस फर्क किस चीज का आया है, ओरिएंटेशन का। शेप तो डबल डंबल ही है, बस ओरिएंटेशन बदल गया। ये एक्स वाई था तो ये हो गया हमारे पास वाई जेड। बस अब आपको मैंने बताया ना, एक्सिस तो हम कोई भी ले लें, ये तो देखने का नजरिया है। और अगर ये एक्सिस है एक्स और जेड, तो ये हमारे पास एक्स जेड हो जाएगा। अब आपको समझना है, एक्चुअली अगर आप ये एक्स एक्सिस बोल रहे हो, ये वाई बोल रहे हो, ये जेड बोल रहे हो, तो एक्स वाई इस प्लेन में है, तो वाई जेड फिर इस प्लेन में हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना आप। तो वो प्लेन चेंज हो रहे हैं, लेकिन हम उनको बोर्ड पे तो ऐसे ही बनाएंगे ना, बोर्ड पे कैसे बना दें बाहर। लेकिन जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वो होता तो एक्स वाई प्लेन में, ये होता तो एक्स वाई प्लेन में जैसे कि ये था, और इसकी शेप भी डबल डंबल होती है। बस फर्क ये होता है कि जो इसके ये ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, ये एक्सिस के ऊपर आ जाते हैं। बस फर्क ये है, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक्सिस के ऊपर आ जाते हैं, कुछ इस प्रकार से। और अगर बात करें डी जेड स्क्वायर के बारे में, तो अगर ये जेड है, अगेन डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, एक्स और वाई का कोई पंगा नहीं होता, जेड पे फोकस होता है। ये वाले जो एक्सिस है वो जेड है, ये वाली एक्स भी हो सकती है और वाई भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस जो डी जेड स्क्वायर है वो एक एक्सेप्शनल केस है। डी ऑर्बिटल में चारों की शेप डबल डंबल डबल डंबल डबल डंबल डबल डंबल है, लेकिन जो डी जेड स्क्वायर होता है उसकी शेप डबल डंबल नहीं होती है, उसकी शेप में एक डंबल आता है, सिंगल डंबल होता है, और सिंगल डंबल के साथ साथ यहां पे बच्चों एक रिंग होती है, यहां पे बच्चों एक रिंग होती है। आई रिपीट, जो डी जेड स्क्वायर होता है उसमें क्या होता है, डंबल होता है, और डंबल के आसपास एक रिंग होती है, तो ये डी जेड स्क्वायर की शेप होती है। इसके ऊपर सवाल सिर्फ यही आते हैं कि शेप बनाओ, और कोई सवाल नहीं है। हाँ, 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स,
और 10th में थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन नाम का एक टॉपिक आएगा 4th चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में। वहां पे थोड़ा बहुत आपको इनका इस्तेमाल होगा, बट तब तक आप ये मान के चलें इनका इस्तेमाल नहीं होने वाला है। बस आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको इनकी शेप बनानी है, और एज सच कुछ काम ज्यादा है नहीं। ठीक है जी, डन है। अब आपको याद करना हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कि रदरफोर्ड जी के फेल होने के बाद उनके मॉडल में एक गलती होने की वजह से, रदरफोर्ड जी फेल नहीं हुए, सॉरी, रदरफोर्ड जी तो महान आदमी थे, वो तो कामयाब हुए थे, बस एक गलती, एक लिमिटेशन उनके मॉडल में आ गई थी। मैंने गलत बोला, सॉरी। उनके मॉडल में एक छोटी सी एक लिमिटेशन आ गई थी, और वो लिमिटेशन क्या थी कि वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स शेल में क्यों घूम रहा है। फिर वो बातें नील्स बोर जी ने प्रूव की थी, लेकिन नील्स बोर जी और रदरफोर्ड जी के बीच में मैंने आपको बताया था बहुत कुछ और आया जिसको हम पढ़ रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स और उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा एक नए ट्रैक पे चल रहे हैं, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ाई। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा वेव नेचर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लें कि वेव होता क्या है, ठीक है ना। देखो क्या है, हम वेव के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि नील्स बोर जी ने अपने मॉडल में बहुत बार वर्ड यूज किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उनके रेडिएशंस और उनके नेचर, तो इसलिए उनको पढ़ना है। प्लस ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा में पढ़ना है। वेव क्या होता है? तो वेव होता है डिस्टर्बेंस विच कैरीज energy from one point to another। तो बच्चों वेव क्या होता है? ये एक प्रकार की डिस्टरबेंस होती है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। वेव बहुत सारे प्रकार की हो सकती है जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को बात करनी है बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अ वेव। एक वेव के बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उससे पहले अगर मैं आपको बोलूं एक वेव को इमेजिन करो कि यार एक वेव बनाओ, तो आप सब बच्चे, मुझे पता है क्या करोगे। मैं अगर बोलूंगा एक वेव बनाओ, तो आप सब बच्चे क्या करोगे? यहां पे कुछ ऐसा बना दोगे, क्योंकि बच्चों हम बचपन से वेव को ऐसा ही पढ़ते, ऐसा ही समझते आए हैं। बट जरूरी नहीं है कि वेव ऐसी ही हो, ये हमारी सपनों की वेव होती है। पर जरूरी नहीं है कि सारी की सारी वेव ऐसी ही हो। आपको नॉलेज के लिए बता दूं, वेव ऐसी भी हो सकती हैं। आपको नॉलेज के लिए बता दूं, वेव ऐसी भी हो सकती है। आपको नॉलेज के लिए बता दूं, वेव ऐसी भी हो सकती है। तो वेव तो कैसी भी हो सकती है, वेव हमेशा ऐसी नहीं होती हैं। वेव ऐसी भी हो सकती हैं और कैसी भी हो सकती है। लेकिन हाँ, जब हम एक वेव की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे सपनों में, हमारे इमेजिनेशन में जो वेव चलती हैं वो ऐसी होती हैं। अब हमें इसी वेव से कुछ बेसिक बातें करनी है जो कि आपको पढ़ाई में आगे काम आएंगी। जैसे कि सबसे पहली है एम्पलीट्यूड। सबसे पहली है हमारे पास एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड से हमारा क्या मतलब है? तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो लाइन। इसको जीरो लाइन कह देते हैं हम लोग, इसको जीरो लाइन कहते हैं, इसको मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। लेकिन आपका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि यहां से लेके यहां तक आप मैक्सिमम कितना खिसके इसको, अच्छा ये टॉपिक थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि हम ये 9th में, हम लोग ये 8th में पढ़ चुके हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ, ये वाला या ये वाला या ये वाला। अक्सर अगर एक वेव यूनिफॉर्म है तो उसका एम्पलीट्यूड सेम रहता है, बट अगर एक वेव धीरे धीरे वीक हो रही है तो उसका एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता है। बट अभी के लिए इस पूरे चैप्टर में हमारे लिए एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, इसको हम कैपिटल ए से दिखाएंगे। फिर सेकंड आता है हमारे पास टाइम पीरियड। सबको पता ही होगा शायद टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, हम तो बस रिवाइज कर रहे हैं ना। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल और अ वेव।
एक वेव को पूरा होने में, एक साइकिल को पूरा होने में कितना समय लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे मान लो यहां से एक वेव शुरू हुई, तो यहां से यहां तक वो गई, तो यहां से यहां तक एक वेव का जाना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम पीरियड। मतलब इसे कितना देर लगी, एक वेव यहां से घूम के यहां तक गई, उसे कितनी देर लगी, इसे कहा जाता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल या वन वेव। ठीक है जी, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग शो एफ से या फिर न्यू से कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, शायद पता हो, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव्स आपने पूरी करी, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। या नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड अपॉन में टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहां से क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाता है कितनी नंबर ऑफ वेव्स आपने चली हैं पर यूनिट कितना टाइम आपको लगा है। तो फ्रीक्वेंसी जिसको मैं न्यू से शो करता हूं, ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेव्स अपॉन में टाइम। तो एक फॉर्मूला तो इसका ये भी आ जाएगा। अब आप अकल लगाओ, अगर हमने एक वेव चली, तो एक वेव को चलने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया। तो फ्रीक्वेंसी के हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक आ गया नंबर ऑफ वेव्स अपॉन में टाइम, और अगर आप एक वेव चलते हो, सिंगल वेव चलते हो, तो एक वेव अपॉन में कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड। ये टाइम है, ये टाइम पीरियड है, क्योंकि ऊपर आप कितनी भी वेव चल सकते हो, नीचे आप एक वेव चल रहे हो, तो एक वेव को चलने में जो समय लगता है उसको हमने बोला है टाइम पीरियड। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, तो 1 अपॉन टाइम है। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। और इसको हम एक और यूनिट में नापते हैं, वो है हर्ट्स। एच हर्ट्स, बहुत महान आदमी, इनको ऑनर देने के लिए हमने फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ट्स भी रख दी है, जो कि जब कोई भी एसआई यूनिट किसी के नाम पे रखी जाती है तो उसका पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल आता है। तो हर्ट्स में एच जो है वो कैपिटल है, लेकिन जेड जो है वो स्मॉल आएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है वेवलेंथ की, और वेवलेंथ इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। अब बात आती है वेवलेंथ की। पहली बात तो वेवलेंथ को हम लोग शो कर देते हैं लैम्डा से। अब इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। बचपन में हमें सिखाया गया था कि दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट जो होते हैं, इनको क्रस्ट बोलते हैं ना, इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है इसको वेवलेंथ कहा जाता है। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट्स के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। ऐसे ही दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रो, इनके बीच के डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रो, इनके बीच का डिस्टेंस, इसे कहा जाता है वेवलेंथ, यानी कि इसको लैम्डा से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखो, मैं ना अब अगर मैं बोलूं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट्स और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रो, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, है ना। और बच्चा कहता है हाँ, लेकिन अब मैं ना एक डेफिनेशन बोलूंगा, सुनने में वो आपको बच्चों वाली लगेगी, लेकिन वो एक्चुअली डेफिनेशन तो वही है। वेवलेंथ की सही डेफिनेशन क्या है, लेंथ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। आप कहोगे पागल बना रहा है, ये तो बस तोड़ दिया इसको, बट सही डेफिनेशन तो ये है। सुनो कैसे, आपने गलतफहमी ये ना पाल ली हो कि यहां से लेके यहां तक का ही डिस्टेंस वेवलेंथ है, या फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ही वेवलेंथ है, ऐसा नहीं है। वेवलेंथ जो है वो एक वेव की लेंथ है। अब अगर एक वेव की शुरुआत यहां से हो रही है, इस पॉइंट से हो रही है, तो वो वेव खत्म यहां हो रही है, तो ये भी तो वेवलेंथ है। अब मान लो एक वेव की शुरुआत यहां से हो रही है, तो वेव वो खत्म यहां हो रही है, तो यार ये भी तो वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ इज नथिंग बट लेंथ ऑफ अ वेव, यानी जहां से वेव शुरू हो रही है और जहां से वेव खत्म हो रही है उसके बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्रस्ट से नापें या ट्रो से नापें, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो सही डेफिनेशन है वो है लेंथ ऑफ अ वेव। नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट्स, दो लगातार आने वाले क्रस्ट्स के बीच के डिस्टेंस को भी हम लोग वेवलेंथ कह देते हैं। दो लगातार आने वाले
क्रस्ट्स के बीच के डिस्टेंस को भी हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और इनके बीच में एक रिलेशन निकालेंगे, जो कि इस चैप्टर में अगर 50 बार से कम इस्तेमाल हो गया तो मेरे को, मेरा नाम बदल देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं ये चैनल बंद नहीं करेंगे। चैनल तो बच्चों के लिए चला रहे, पढ़ाना भी नहीं बंद करेंगे। पढ़ाना क्यों बंद कर देंगे, बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, क्या बंद करेंगे फिर? अरे होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। इस चैप्टर में 50 से कम जगह पे वो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तो मुझे बता देना, नहीं होगा तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देंगे। मजाक कर रहा हूं, लेकिन बच्चों कहने का मतलब है, अब मैं जो यहाँ पे आपको एक रिलेशन देने जा रहा हूं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात तो, किसी भी वेव की अगर मुझे स्पीड निकालनी हो, स्पीड ऑफ वेव, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सही कह रहा हूं? तो स्पीड ऑफ अ वेव, जिसको मैं v से कह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट हो गया x, टाइम हो गया t। आप कहोगे तो हमें पता ही है, ठीक है। अब सुनो, फॉर वन वेव, अगर हम एक वेव की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एक वेव की बात कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट जो है, एक वेव का डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो वेवलेंथ हो जाएगा। एक वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या हो जाता है, वेवलेंथ। तो फॉर वन वेव जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो वेवलेंथ हो गया, और जो टाइम है वो टाइम पीरियड हो गया। एक वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो वेवलेंथ हो गया, और टाइम जो है वो टाइम पीरियड हो गया। बात समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ, टी, टाइम पीरियड हो गया। यस और नो? यस। अब अगर ऐसा है तो v इज इक्वल टू x अपॉन टी में x की जगह मैं क्या रख दूंगा, वेवलेंथ, और t की जगह मैं रख दूंगा टाइम पीरियड। अगर नहीं समझ में आए, एक बार दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप सिंगल वेव चले हो तो सिंगल वेव में जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ हो गया, और टाइम क्या लगता है सिंगल वेव में, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करूं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा है, और यहाँ पे 1/t है। 1/t को फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, तो लैम्डा इंटू में क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा v बाय लैम्डा। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये वेलोसिटी है। कंफ्यूज मत होना, ये फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है। कंफ्यूज मत होना, ये फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय लैम्डा हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, और आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये फॉर्मूला कितने काम का है। अंदाजा हो जाएगा, 2-4 लेक्चर में ही हो जाएगा, आगे जाने की तो बात ही नहीं है। 2-4 लेक्चर के अंदर अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये चीज कितनी खतरनाक चीज है बच्चों। चलो खैर, वो तो बात की बात है। लेकिन दोबारा से अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं, मैंने क्या बोला आपको कि अगर वेव एक है, क्योंकि ये हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता है यार, ये अगर वेव एक है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेवलेंथ हो जाएगा, और जो टाइम है वो टाइम पीरियड हो जाएगा। उससे ये फॉर्मूला आ गया है। ठीक है जी। तो ये जो हमने बात की बच्चों, ये जनरल कैरेक्टर है किसी भी वेव के लिए। किसी भी वेव के लिए ये जनरल कैरेक्टर्स हैं, किसी भी वेव के लिए जनरल कैरेक्टर्स हैं। लेकिन हमें इस चैप्टर में कौन सी वेव्स के बारे में बात करना है, आओ जरा समझते हैं थोड़ा सा। जो वेव्स होती हैं वो 2 टाइप की हो सकती हैं, बहुत टाइप की हो सकती हैं, लेकिन 2 टाइप की भी हो सकती हैं। एक है मैटर वेव्स, जिनको मैकेनिकल वेव्स भी आप कह सकते हो, और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी फिलहाल हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। हमारा फिलहाल जो फोकस रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, ईएम वेव्स पे। इनका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पूरा इनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों कहते हैं, हम यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ कैरेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं, उसी से इनके बारे में भी जानने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात, इन दीज वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैं पूरा लिख दूं क्या, आप समझ ना पाओ, भूल जाओ,
In this wave, electric field and magnetic field oscillates perpendicular to each other. Oscillates perpendicularly to each other. इसका क्या मतलब है? पहली बात तो ये है बच्चों, पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलरली चल रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलरली चल रहे होते हैं। कैसे चल रहे होते हैं आओ इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं। यहां पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक्स वाई, मान लो एक्स वाई है ना, एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लेन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही होती है। ये कौन है? एक्स है, ये कौन है? वाई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे 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 यानी ऊपर नीचे एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रही है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर अंदर ऐसे ऑसिलेट कर रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर अंदर ऐसे ऑसिलेट कर रही है। दोबारा से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर अंदर, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये दौड़ रही है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर नीचे दौड़ रही है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमेशा जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री का रहता है। हमेशा जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री का रहता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी कि नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। अगर मैं साउंड वेव्स की बात करूं, अगर आपको याद आ रहा हो 9th क्लास, तो साउंड वेव्स को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता था। साउंड वेव्स को चलने के लिए माध्यम चाहिए होता था। बिना मीडियम, बिना माध्यम के साउंड वेव्स नहीं चलती हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिना मीडियम के भी बिना मीडियम के भी चल जाती हैं। अब सन से अर्थ तक 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं अलग अलग, रेडियो, अपना इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और विजिबल। ये तीनों ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम हैं। और ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सन से अर्थ पे आ रही हैं विदाउट एनी मीडियम। रास्ते में कोई मीडियम नहीं है और सन से अर्थ तक ये 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको मिलती हैं। अब बताओ, रास्ते में कोई मीडियम नहीं है तो विदाउट मीडियम भी ये ट्रेवल कर रही हैं। और विदाउट मीडियम ट्रेवल करने से हमारा कहने का मतलब ये है कि ये बिना मीडियम के ट्रेवल कर रही है। अगर मीडियम दे दोगे तो भी ये ट्रेवल करेंगी। वाटर में भी ट्रेवल करती हैं, एयर में भी ट्रेवल करती हैं, हमारे धरती पे भी तो आ ही रही है रेडियो वेव्स। अब जैसे कि मैं अभी फिलहाल जिसमें ये हमारे पास इस माइक का ट्रांसमीटर है, दिख रहा है क्या? ये रहा, ये मेरे यहाँ से आवाज को लेके ये वायरलेसली काम करके यहाँ सिग्नल भेज रहा है और ये सिग्नल उस कैमरा में एक और रिसीवर लगा हुआ है, उस पे जा रहा है। अब रास्ते में हवा है ना, तो रेडियो वेव्स यहाँ से वहां चल रही हैं। तो मीडियम में तो चलेंगी ही चलेंगी, लेकिन विदाउट मीडियम भी ये चल सकते हैं। इनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। अच्छा, इसके बाद ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। दुनिया में सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं। और शायद आपको पता हो, एयर में या वैक्यूम में, हमने 10th क्लास में पढ़ा था, एयर में या वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है v, जिसको हम c भी कह देते हैं, वो होती है 3 × में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको आज नहीं तो अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुल मिला के 7 प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की होती हैं। एक आध को अगर हम छोड़ दें, अभी बात करेंगे कॉस्मिक रेज के बारे में, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत अलग अलग प्रकार की हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, कॉस्मिक, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं
वो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलती हैं। यानी हवा में उनकी स्पीड होगी 3 × 10⁸। आपको याद होगा ग्लास में थोड़ी कम हो जाएगी, डायमंड में और कम, लेकिन जितनी भी लाइट की स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी स्पीड से चलती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं। इनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और क्या पॉइंट्स हैं? पहली बात, वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या टाइम पीरियड सेम है। देखो यहां से एक वेव शुरू हुई हरी वाली, और हरी वाली वेव यहां खत्म हो गई, तो लाल वाली वेव अगर यहां से शुरू हुई तो वहीं जाके खत्म भी तो हुई। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि हरी वाली वेव यहां से शुरू हुई और वहीं खत्म हो गई, लाल वाली वेव जो कि मैग्नेटिक फील्ड है यहां से शुरू हुई और वहीं खत्म हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट से बात करता हूं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जाके खत्म हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही खत्म हो रही है। अगर ऐसा है तो दोनों की वेवलेंथ क्या हो गई? सेम हो गई। दोनों की वेवलेंथ क्या हो गई? सेम। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ है लेंथ ऑफ अ वेव। अब यहां से यहां तक एक वेव खत्म हुई, यहां से यहां तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। वैसे आप बड़े हो जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, बायोट सेवर्ट साइंटिस्ट थे उनको ऑनर देने के लिए, बट ठीक है। अब आप समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम एम्पलीट्यूड के नहीं है, इनका एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। जितनी वेव ये पूरे करेगा उतनी यही करेगा। इनका वेवलेंथ भी क्या है? सेम। और इनका टाइम पीरियड भी क्या है? सेम। बस क्या अलग है? एम्पलीट्यूड अलग है। वो आपको पढ़ना नहीं लेकिन नॉलेज दे रहा हूं। बट amplitude of electric field and magnetic field is different. एम्पलीट्यूड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का वो अलग है, बाकी सब सेम है। एम्पलीट्यूड अलग है, टाइम पीरियड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड भी सेम है। स्पीड तो सेम होगी, स्पीड तो है स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अब मैं यहां पे आपसे एक सवाल पूछूंगा और वो सवाल बहुत ही ज्यादा प्यारा है कि अगर हमारे पास एक फॉर्मूला हमने आज निकाला था, वो था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला हमने आज डिराइव किया था, अगर आपको याद हो, ये रहा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं बात करूं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अगर v बाय लैम्डा है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सोचना, ध्यान समझना, तो इस फॉर्मूले में v क्या है? स्पीड है। बट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करता हूं तो जो v है उसको मैं c से रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट के लिए एक सिंबल होता है, वो होता है c। तो मैं v को c से क्या कर दूंगा? रिप्लेस कर दूंगा। और अगर ऐसा कर दूंगा तो जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। और एक्चुअली मैं बात कर रहा था कि ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो मेरा कहने का मतलब था ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इस्तेमाल होगा। ऑल्दो बात एक ही है, बस वेलोसिटी की जगह यानी स्पीड की जगह स्पीड ऑफ लाइट आ गया, बिकॉज ये पूरा चैप्टर बॉल बैट गाड़ियों के ऊपर नहीं है, ये पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ही चलती हैं, तो क्यों ना इसको रिप्लेस कर दें। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि एक रेडियो वेव है जो हवा में दौड़ती भी जा रही है, तो रेडियो वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। अगली क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हम अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, और फिर हम शुरू करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन मैं वो क्या कह रहा हूं, रेडियो वेव्स हैं। अब इस कमरे में अगर रेडियो वेव्स दौड़ रही हैं
तो वो किससे दौड़ रहे होंगे, 10 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से? नहीं भाई, वो दौड़ रही होंगी स्पीड ऑफ लाइट से, विच इज 3 × 10⁸ से लगभग। तो कहने का मतलब है दुनिया में जितने भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सब के सब स्पीड ऑफ लाइट से ही दौड़ रही हैं। बात समझ में आ गई? डन है। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर और ऑर्बिटल डायग्राम या शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर था। अगला लेक्चर काफी ज्यादा बड़ा मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है महत्व वाइज, क्योंकि वहां पे हम इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज को उठाने वाले हैं। आपको पता ही होगा शायद, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जहां से न्यूमेरिकल आना ही आना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक आना ही आना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।